Okay. Good morning, everyone. Now, if you remember, we had already started with this chapter. This is the last chapter, right? Functions of management. So, इसमें हमारा planning हो चुका था, organizing हो चुका था और staffing हो चुका था. ठीक है? In case if you are not able to recollect it, I'll send you a link on the group today itself, right? तो अगर आपका इसमें से कुछ pending है, like personally पढ़ना, planning, organizing या staffing में से, so I'll send you the link. You can refer it. ठीक है? Now there was this PDF जो मैंने आपके साथ share किया था group पर. So if you see that PDF, now if you take my opinion, like according to जितने भी ये question papers मैंने देखे हैं, उसके हिसाब से the important functions are planning, staffing and इन दोनों में से कोई आ सकता है, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग में से. ठीक है? अकॉर्डिंग टू द पास्ट ट्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है? तो जो पीडीएफ है उसमें 12 मार्क्स अलॉट किए गए हैं फॉर दिस चैप्टर नंबर 2. ओके, नाउ अब हमारे इसमें कुछ 3 टॉपिक्स पेंडिंग हैं. ओके, अगर आपको पहले के याद नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग है. ओके, so today we will complete directing. Okay, we will complete directing today. Also one thing which I wanted to say कि मेरे जो बाकी लेक्चर्स हैं, जो सीए फाउंडेशन वगैरह के जो लेक्चर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम 1 o'clock. ठीक है? पर सिर्फ आज के दिन पर my today's lecture is at 10:15, तो I will just stop a little bit early today. ठीक है? सिर्फ आज के दिन पर. Tomorrow we will take a proper lecture of 1.5 hour or 1 hour 15 minutes or whatever it is. ठीक है? तो अब हमारे ये सिर्फ 3 टॉपिक्स पेंडिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. ओके, now also one thing which I wanted to ask you all, एक 100 मार्क्स का पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका है. ठीक है? 100 मार्क्स का. अब वो 100 मार्क्स में ऑफकोर्स वो टॉपिक्स मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं जो आपके डिलीटेड हैं. ठीक है? सो 100 मार्क्स का पेपर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. नाउ व्हाट आई वाज ऑफ द ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन था, आप स्टिल मुझे ये अपना सजेशन दो कि हमारे जैसे ही ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, सो मेरी तरफ से 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है? along with objectives and the test and regular tests. ठीक है? So what I was thinking कि ये 3 topics होने के बाद we will keep a test of this particular chapter, test of chapter number 2. ठीक है? Supposedly हमने एक week के बाद रख लिया. Once we will complete these 3 topics, then उसके बाद 1 week का gap and then we'll keep a test only of chapter number 2. अब मैं सिर्फ इस स्पेसिफिकली ये चैप्टर की टेस्ट की क्यों बात कर रही हूँ? फर्स्टली बिकॉज इट इज ऑफ 12 मार्क्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है? एंड उसके बाद आई वांट यू ऑल टू राइट 100 मार्क्स का पेपर. नाउ टेल मी वन थिंग, do you want a revision of all the chapters before attempting the 100 marks का पेपर या after attempting? मतलब आपको वो पेपर पहले लिखना है, रिविजन के पहले लिखना है, या आप चाहते हो कि हम पूरा रिवीजन कर लें, ओके, एंड देन उसके बाद यू राइट द टेस्ट? व्हाट डू यू फील? यू वांट फर्स्ट रिवीजन एंड देन टेस्ट? ठीक है, विल डू, चलेगा. बट वो रिवीजन के पहले आई वांट यू ऑल टू अटेम्प्ट दिस चैप्टर का टेस्ट. ठीक है? तो इस चैप्टर को प्लीज ओमिट मत करना. ओके, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी पता है. ऑल्सो ये चैप्टर में से कोई भी टॉपिक को ओमिट नहीं किया गया है. सो अगेन इट रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विथ डायरेक्टिंग टुडे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग ऑलरेडी हो चुका है. We should take first take single
single lesson test again, then we will take 100 marks का test. single chapters के तो test already हो चुके हैं ना, वो तो मैंने already conduct किए हैं ना single chapter के. If you want, you can just again go through the test papers which I had set, है ना. See, time का issue नहीं है. If you want a lot of time for the preparation of test, that's okay. Okay, जितना टाइम आप लोगे उस टाइम में मैं आपका रिवीजन कंप्लीट करवा लूंगी, है ना. तो उसका कोई टेंशन मत लो. एंड रिवीजन तो पर चैप्टर का ही होगा, राइट. तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी. ओके, सो today's topic is directing. Now, if you just understand this term, directing, सुन के ही क्या समझता है? The word direction, correct? And in an organization, direction is usually provided by the top management, that is the top level, right? Let us go through the meaning. Okay, directing is the soul of the management function. अब ना कुछ कुछ चीजें देखोगे तो आप ये लाइन ना हर एक में लिख सकते हो, है ना. डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, दैट इट इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन. जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना हर फंक्शन का, उसमें से ना कुछ 4 to 5 सेंटेंसेस ऐसे कॉमन निकाल के रखो कि कुछ भी आए आप वो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो. फिर डायरेक्टिंग आए कि प्लानिंग आए कि स्टाफिंग आए या कुछ भी आए. Okay, so you can just take out the common sentences which are used in the introductory part, so that again आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत ना पड़े. एटलीस्ट आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एवरी फंक्शन इज प्रिपेयर्ड, है ना. तो व्हाट यू कैन डू, 4 सेंटेंसेस कॉमन वाले निकाल के रखो एंड पुट इट इन द स्टार्ट. फिर वो 4 सेंटेंसेस लिखने के बाद देन फोकस की कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, प्लानिंग दिया हुआ है. सो व्हाट यू कैन राइट, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. देन अगेन इसके बिना बाकी सारे फंक्शंस इनकम्प्लीट हैं, राइट. सो यू गेटिंग मी. सो 3 to 4 सेंटेंसेस कॉमन वाले निकाल के रखो. जैसे यहाँ पर इसका तो फर्स्ट सेंटेंस ही ऐसा है दैट इट इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन. ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है. It is a process of instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating, supervising the employees to achieve the goals. Now, again, if you see, ये भी काफी repeated है ना. मैंने आपको क्या कहा, directing समझ के ये हमको क्या एक वर्ड याद आता है, the word direction. ये डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? द डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, है ना. टॉप मैनेजमेंट विल डिसाइड कि हमको कौन से गोल्स अचीव करने हैं. सो डोंट यू थिंक दैट द टॉप मैनेजमेंट इटसेल्फ विल डिजाइन अ पाथ फॉर द लोअर लेवल एम्प्लॉइज, है ना. तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर बना के देगा और लोअर लेवल एम्प्लॉइज को वो स्ट्रक्चर फॉलो करना है. एंड दैट रिलेट्स टू द वर्ड डायरेक्शन एंड द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. ठीक है, यहाँ पर भी देखते हो कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग. तो इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट विल इंस्ट्रक्ट टू द मिडिल एंड द लोअर लेवल एम्प्लॉइज, करेक्ट. सो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, अगेन विच इज वेरी कॉमन. तो अगर आपको डायरेक्टिंग समझता है तो आपको इमीडिएटली ये दोनों वर्ड्स आ जाएंगे, इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडिंग. बाकी तो आप लिख सकते हो कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ये तो हर फंक्शन में लिखना है. पर यहाँ पर कुछ अलग बात क्या हो गई कि आपने डायरेक्टिंग से कौन से 2 वर्ड्स कनेक्ट किए, इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडिंग. क्योंकि जब टॉप लेवल इंस्ट्रक्ट करेगा, जब एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो इन जनरल कर क्या रहा है, इट इज इशूइंग ऑर्डर्स. और ऑर्डर्स जब आप इश्यू करते हो मतलब क्या, आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, राइट. तो ऐसे आपको रिलेट करके वर्ड्स लर्न करने हैं. रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे 1 महीने तक याद रहेगा, उसके बाद क्या, राइट. सो डोंट गो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक, अंडरस्टैंड द वर्ड्स. थोड़े बहुत की रिलेटेड वर्ड्स भी याद कर लोगे ना तो भी आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट सेट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या दिया हुआ है. डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ये भी हर चीज में लिख सकते हो, प्लानिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन. ऐसा तो नहीं है कि बस प्लानिंग एक बार हो गया उसके बाद तो कभी लाइफ में करना ही नहीं है, राइट. इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ये 1 महीने के बाद, 1 वीक के बाद वापस से करना पड़ेगा. स्टाफिंग भी सेम है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग? स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटिंग. अब आ रही है क्या आवाज?
So if you see, what is the meaning of the word staffing? Staffing means recruiting employees, right? तो ऐसा होगा क्या कि एक बार रिक्रूट करके बस उसके बाद तो कभी लाइफ में रिक्रूट ही नहीं करना है, नहीं. सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन स्टेटमेंट दैट डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, यहाँ से इसके बाद जो दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन विच इज इनिशिएटेड एट द टॉप मैनेजमेंट. मैंने आपको वही कहा कि डायरेक्टिंग कौन प्रोवाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स. तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि इट इज इनिशिएटेड. ये जो वर्ड इनिशिएटेड है दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट डायरेक्शन इज इनिशिएटेड एट द टॉप लेवल and flow to the lower levels. Okay. Okay, तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. ये भी हर चीज में लिख सकते हो. अब नई बात क्या आ जाती है? दैट इट इज इनिशिएटेड एट द टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द लोअर लेवल्स. मैंने आपको वही कहा, डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजर्स, और वो इंस्ट्रक्ट करेंगे मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स को. वही चीज दी हुई है कि इनिशिएट कौन करेगा? टॉप लेवल, और वो इंस्ट्रक्ट करेगा, ऑर्डर्स देगा किसको? लोअर लेवल, राइट? थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की? हायरार्की मतलब क्या? एक ऑर्डर. तो हायरार्की में, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में सबसे ऊपर कौन आएगा? टॉप लेवल मैनेजर्स, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स, फिर इनके नीचे कौन आएंगे? जो वेजर्स होंगे, डेली सैलरीड पीपल होंगे, राइट? या जो फोरमैन होंगे. तो इसको क्या कहते हैं? हायरार्की. ये है टॉप, ये है मिडिल, ये है लोअर लेवल. ये लोअर लेवल के भी नीचे जो मैनेजर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, जो द वंस हु आर अर्निंग डेली वेजेस, राइट? इसको कहते हैं हायरार्की. तो डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? ये टॉप लेवल, और यहाँ से फ्लो होगा टू द लोअर लेवल. ठीक है, बस वही चीज दी हुई है. So if you understand one thing ना in every function, you can write 3 sentences out of it. ठीक है, बट ऐसा मत करना कि रिपीटेड हो जाए. यहाँ पर भी अगर आप देखते हो चीजें कुछ कुछ रिपीटेड हैं, पर आपको डायरेक्टली नहीं समझेंगे कि रिपीटेड है, राइट? अब जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन के आगे क्या दिया था? इनिशिएटेड एट टॉप लेवल. इट इज इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज थ्रू लोअर लेवल्स, करेक्ट? ऊपर भी दिया हुआ था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग. अब कॉमन चीज है ना कि इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजर्स करेंगे टू द लोअर लेवल. पर इन्होंने 2 बार रिपीट किए, बट वर्ड्स आर डिफरेंट. ऑल्दो मीनिंग इज सेम, पर इन्होंने जो चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं कि एग्जामिनर को ये नहीं समझेगा कि आप रिपीट कर रहे हो, राइट? So you have to make sure that you know frame your sentences in such a way. Okay. अब देखो वापस से वर्ड कंटिन्यूस दिया है. इट इज अ कंटिन्यूस मैनेजरल प्रोसेस. ऊपर भी दिया था इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, अब यहाँ पर अगेन वर्ड्स आर रिपीटेड, बट यहाँ पर एक नई चीज क्या आ गई? ऊपर लिखा था कंटिन्यूस फंक्शन, यहाँ लिखा है मैनेजरल प्रोसेस, बट वर्ड तो सेम है, राइट? तो कभी कभी अगर ऐसा भी हो जाता है तो भी चलेगा, बट मेक श्योर कि इवन इफ यू आर रिपीटिंग अ वर्ड, उसके एडिशन में कुछ एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर लो. जैसे यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस था, यहाँ पर प्रोसेस कंटिन्यूस है, राइट? सो दिस वे यू कैन लर्न कि कंटिन्यूस से रिलेटेड 2 सेंटेंसेस है, एक फंक्शन कंटिन्यूस है, एक मैनेजरल प्रोसेस कंटिन्यूस है. ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ लर्निंग के टेक्निक्स बता रही हूँ. आगे देखो, इट इज अ कंटिन्यूस मैनेजरल फंक्शन प्रोसेस that goes on throughout the tenure of the organization. मतलब बात वही है कि ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार डायरेक्शन कर लिया टॉप लेवल मैनेजर्स ने, उसके बाद तो लाइफ में कभी करना ही नहीं है. तो अगेन व्हाई इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कि चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. ठीक है, बस इतना भी इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो भी चलेगा. मैक्स 3 to 4 sentences should come in the introduction, क्योंकि उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस भी लिखना है. अगर आप यहाँ पर देखते हो इंपॉर्टेंस में देयर आर इन टोटल 10 points. ठीक है, so make sure ki introduction should not go more than half a page. Half a page is also maximum. Okay, क्योंकि उसके बाद आपको एक definition भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो definition तो as it is आएगा, उसमें तो हम कोई changes नहीं कर सकते हैं. तो देख लो, कोई भी definition पढ़ लो. यूर्विक एंड ब्रिच का ये देखो थर्ड वाला, डायरेक्टिंग इज गाइडेंस, इंस्पिरेशन, लीडरशिप ऑफ दोज मेन एंड वुमेन दैट कॉन्स्टिट्यूट रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ देखोगे तो एज सच कुछ इसमें ये डेफिनेशन मेरे लिए कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है.
अगर आप थोड़ा बहुत भी सेंस लगा के देखोगे, इसमें सिर्फ एडजेक्टिव्स ही यूज किए गए हैं। इंस्पिरेशन है, लीडरशिप है, वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, गाइडेंस है ना? ये याद रख लोगे तो डेफिनेशन बन जाएगा। अब व्हाई एम आई सेइंग देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दीज वर्ड्स व्हिच दे हैव यूज्ड, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो मैं अभी आपको मैं बताऊंगी नहीं कि गाइडेंस कैसे किया जाता है, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, राइट? अगर आप दूसरा डेफिनेशन देखते हो, ये अर्नेस्ट डेल वाला देख लो, सेकंड वाला। डायरेक्टिंग इज व्हाट has to be done and in what manner through dictating the procedure and policies for accomplishment of performance standards। ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे। whatever is of your choice, जो आपको लर्न हो रहा है आप कोई भी लर्न कर सकते हो, बट डू नॉट राइट मोर देन वन डेफिनेशन। ठीक है, बिकॉज आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही चला जाएगा। तो बेटर क्या होगा कि ये जो वर्ड है ना, वो वर्ड आप लर्न करो। जैसे अर्नेस्ट डेल, ऐसा ना हो कि डेफिनेशन में आपने 2 डेफिनेशंस लर्न कर लिए पर दोनों में आपको कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग है, या आपने जो जिसने लिखा है उसकी स्पेलिंग ही गलत लिख दी, जैसे अर्नेस्ट डेल की जगह कुछ और स्पेलिंग लिख ली। तो ऐसा मत करो। राइट वन डेफिनेशन बट 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, डेफिनेशन में आप अपने वर्ड्स ऐड अप नहीं कर सकते हो, डेफिनेशन एज इट इज आता है। ठीक है, मीनिंग में यू कैन राइट योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, बट सेंस तो सेम आएगा। डेफिनेशन में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, नाउ लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, अब यहाँ पर भी थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है, लेट अस गो थ्रू दैट ऑल्सो। ओके, डायरेक्शन में मेनली क्या आएगा? सुपरविजन। Supervision is an integral part of the direction function. The director supervises employees by observation, examining the reports and behavior of employees. तो supervision करोगे कैसे? जो employees काम कर रहे हैं उनको observe करोगे, जो वो reports बना के दे रहे हैं, reports सही है या नहीं है, और employees के behavior को notice करोगे, right? How much they are enthusiastic, उनका attitude कैसा है, आउटकम वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स, राइट? सो ये सारे विल कॉन्स्टिट्यूट इन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक, देन पर्सनैलिटी, द ऑरा ऑफ द एम्प्लॉय, ये सब चीजों को नोटिस किया जाता है। ओके, ऑल्दो दे आर नॉट मेजरेबल इन यूनिट फॉर्म। ओके, जैसे अब मैंने प्रॉफिट की बात कर ली है ना, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट बिहेवियर में ऐसी चीजें आते हैं, जैसे मैंने आपको कर लिया कह दिया पॉजिटिव आउटलुक, इसको मेजर करोगे क्या? नहीं। दिस इज वाइब, ये वाइब से पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय का क्या पर्सनैलिटी है, और व्हाट इज उसका माइंडसेट कैसे बिल्टअप हुआ है, व्हाट डज ही थिंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सैलरी के लिए आता है, या इसका एक्चुअली में ये ऑब्जेक्टिव है दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोज, है ना? मेनी थिंग्स will constitute in the behavior of employees, जो कि यूनिट फॉर्म में मेजर नहीं किए जाते हैं बट कैन बी सेंस्ड थ्रू द वाइब्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन सिंपली एड अप दिस लाइन ओवर हियर आल्सो। ओके, तो सुपरविजन डायरेक्शन में एक चीज क्या आती है, इज द टर्म ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन कैसे करोगे? एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करके, राइट, उनके पॉजिटिव आउटलुक को और जो रिपोर्ट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एग्जामिन करके। ठीक है, नाउ लेट अस गो थ्रू द पॉइंट्स। ओके, इनिशिएट्स एक्शन। तो डायरेक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? इनिशिएट्स एक्शन। ओके ओके, यू टेल मी, डायरेक्शन यूजुअली कौन प्रोवाइड करता है? अभी हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, लेट अस रीड। डायरेक्शन इज द फंक्शन व्हिच सपोर्ट्स टू activate the plans with the help of employees. Every action is initiated through timely direction. Okay, मतलब यहाँ पर time is important. आप direction, आप instructions कभी भी issue नहीं कर सकते हो, उनका proper time होना चाहिए। ठीक है, proper instructions are given to the subordinates. अच्छा, instructions are given to the subordinates, मतलब issue कौन करेगा? Instructions issue कौन करेगा? Again top managers, वही बात कर रहे हैं। ओके, while completing their assigned task। ठीक है,
तो ये जो डायरेक्शन है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जो गाइडेंस है, ये इश्यू किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को। तो अगर सबऑर्डिनेट्स को इश्यू करोगे, उनको दोगे, तो इश्यू कौन करेगा? हु विल मेक दीज गाइडेंस प्रोसीजर्स? दे विल बी प्रिपेयर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, आगे देखो वही लिखा है, द मैनेजर्स डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स, राइट? हम इसकी बात कर रहे हैं कि टॉप लेवल मैनेजर्स विल डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स अबाउट, क्या डायरेक्ट करेंगे? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड ऑल्सो टू सी देयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपर्ली फॉलोड। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाता है इन द वर्ड गाइडेंस। तो डायरेक्टर्स या जो मैनेजर्स हैं टॉप लेवल के, वो सबऑर्डिनेट्स को क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि उनको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ओके, और ये चीज भी देखेंगे कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं वो कैसे फॉलो कर रहे हैं, वेदर दे आर प्रॉपर्ली फॉलोड और नॉट। ठीक है, तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इन फर्स्ट पॉइंट। क्या क्या बताया जाता है उनको? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड ऑल्सो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं क्या वो प्रॉपर्ली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, integrates efforts. Let us see this. Communication is one of the elements of direction. Okay, तो अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन में दो चीजें लर्न करनी है। डायरेक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है सुपरविजन जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया, और सेकंड है कम्युनिकेशन। ठीक है, जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है। ओके, अब देखो, आप इंस्ट्रक्शंस इशू करोगे या उनको गाइडेंस नोट्स प्रोवाइड करोगे, तो कैसे प्रोवाइड करोगे? कम्युनिकेशन करके। अच्छा, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है? ईदर ओरली, ईदर टेक अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग, राइट, ईदर टेक या उनको एक कोई नोटिस लगा दो या उनको मेल कर दो, राइट? तो ऐसे ही कम्युनिकेशन किया जाता है, ईदर थ्रू वर्ड्स ओरली स्पोकन, स्पोकन वर्ड्स, और इन अ रिटन फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या लिखा है? कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। आगे देखो, it helps in integrating the efforts of all the employees and departments, which results in achieving objectives or the organizational goals. तो इनके efforts, किनके efforts? Employee के efforts, okay, will help in achieving the organizational goals. Direct connection है, जितने ज्यादा efforts डालोगे उतने ज्यादा goals easily achieve हो पाएंगे, right? ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स इज पॉसिबल थ्रू, अच्छा, एफर्ट्स को कंबाइन कैसे करोगे? थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। बस इतना ही लर्न करना है। हाउ आर एफर्ट्स इंटीग्रेटेड? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटीग्रेटेड? कॉम्बिनेशन, टू कंबाइन। तो एफर्ट्स को कंबाइन कैसे करोगे? लीडरशिप से और कम्युनिकेशन से। ठीक है, जितना ज्यादा इफेक्टिव लीडरशिप, जितना ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उतने इजीली गोल्स अचीव हो पाएंगे। ठीक है, बस यही दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। सो दो चीजें लर्न कर लो, एक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, और एफर्ट्स को इंटीग्रेट कैसे करोगे? थ्रू लीडरशिप एंड अगेन कम्युनिकेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, विच इज अ वेरी वेरी रिपीटेटिव पॉइंट। देखो, आई जस्ट रीड दिस आउट। While directing the subordinates, their opinions are also considered. ये मैंने आपको हर चैप्टर में रादर बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फ्रेशर्स हैं उनको आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही देते रहे हो, है ना, सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस ही दो, फिर वो फॉलो करेंगे ब्लाइंडली। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके अगर कोई ओपिनियंस हैं उनको भी कंसिडर करो। ठीक है, हर चैप्टर में हमने ये पढ़ा है। वही देखो, वही लिखा है कि जो while डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, उनके ओपिनियन को भी कंसिडर करो, राइट? आगे देखो क्या लिखा है, अ मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स एंड हेल्प्स देम टू गिव देयर बेस्ट। अगर उनके ओपिनियन को कंसिडर करोगे तो कहीं ना कहीं उनको भी मोटिवेटेड फील होगा, राइट? दे विल ऑल्सो फील कि उनके ओपिनियंस को भी कंसिडर किया जा रहा है। ओके, नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज जो वो कह रहे हैं उनको आपको इंटीग्रेट करना ही है, ये जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट हियर देम आउट। ठीक है, he also motivates them by offering them financial and non financial incentives. Okay, अब जो एम्प्लॉइज होते हैं, आपने भी सुना होगा, उनको लोन बड़ी आसानी से मिलता है, राइट? तो दिस इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। एंड व्हाट आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? कि कुछ बोनस दे दिया,
Okay, bonus not necessary in the form of monetary, या not necessary in the form of money only. कुछ भी ये जो इनवॉइसेस रहते हैं वो दे दिए, या कुछ कूपन्स दे दिए, राइट? दीज आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, क्यों देना है ये इंसेंटिव्स? क्या लिखा है? टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील होगा, उनको भी लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग देम, right? Just because they are newly introduced to the organization, just because they are freshers, इसका ये मतलब नहीं कि बस उनको follow करना है हर चीज blindly, right? So if you give them incentives, be it financial or non-financial, they will feel motivated. ठीक है? ये तो I call such points as English points. इसमें OCM वाला कोई point नहीं है। इसमें अगर आपको ये सब हेडिंग भी लर्न हो गया, खुद से भी लिख सकते हो, राइट? बस आपको 2 बार पढ़ना है अंदर का कंटेंट, राइट? जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छी तरह से इलैबोरेट कर पाओगे, और इलैबोरेट ब्लफ नहीं करना है। मतलब go on elaborating but stick to the content. Okay, next, provide stability. Provide stability, इसमें देखो क्या लिखा है? Stability plays a significant role in the growth and survival of the organization, right? अच्छा, stability में मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकती हूँ? जैसे अगर एम्प्लॉइज जो 1 साल पुराने हैं, इफ दे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं दे विल ऑल्सो गेट यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट यूज टू द एम्प्लॉइज, राइट? तो जितना कॉन्स्टेंसी रहेगा, जितना कंसिस्टेंट लोग रहेंगे, जितना कंसिस्टेंट काम रहेगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट? देखो, इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, देखो ये तीनों वर्ड्स हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं, राइट? कम्युनिकेशन पढ़ा, लीडरशिप पढ़ा, सुपरविजन हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, राइट? तो ऐसे वर्ड्स को कलेक्ट करके हर पॉइंट में एड अप करो, राइट? मोटिवेट्स एंड मोटिवेशन, अभी मोटिवेशन तो हमारा लास्ट पॉइंट ही था, राइट? डेवलप्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉइज, राइट? तो जितना ज्यादा लीडरशिप, जितना ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर आज मेरी कोई क्वेरी है, अगर आज मेरा कोई कंप्लेंट है, अगर मैं रजिस्टर करवाती हूँ और वो जल्द से जल्द वो क्वेरी या कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाता है, तो मेरा ज्यादा मैं भी मोटिवेटेड फील करूंगी, राइट? और मेरे अंदर भी इट विल क्रिएट अ टर्म ऑफ कमिटमेंट। मतलब क्या? आई विल ऑल्सो फील की आई डोंट नीड टू स्विच दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई टू गो इन अदर ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन में तो मेरे जो जो मुझे चाहिए, जो जो फैसिलिटीज मुझे चाहिए, वो सारे ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो मैं क्यों कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, राइट? सो दैट इज वाई अगर ये फीलिंग मेरे अंदर आ जाती है, so it will provide stability to the organization. Why? Because I will stick to one organization. तो जितने ज्यादा लोग ज्यादा साल के लिए काम करेंगे, the organization will feel stability, right? Next, coping up with the changes. ये देख लो, factors of business environment are always changing, right? Adapting to the environmental changes is necessary. With the help of motivation, proper communication and leadership, देखो वापस से वही वही वर्ड्स रिपीट किए जा रहे हैं। Employees can clearly understand the nature of change. For example, e-filing, use of robots at workplace, etc. मतलब क्या? सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जस्ट टू सम अप दिस पॉइंट, पहले जो भी रिटर्न्स वगैरह थे, या जो जो चीजें हमको डॉक्यूमेंट सबमिशंस थे, वो हमको ऑफिस में जाके फिजिकली सबमिट करने पड़ते थे, राइट? बट आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बट यूजुअली ऑल्सो उसके पहले ऑल्सो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सबमिशन पर बेस्ड थी, राइट? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन इन्वायरमेंटल चेंजेस, मतलब क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 10 साल तक तो हमको ये आदत है कि हम फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अब अचानक से सारे सबमिशंस ऑनलाइन हो गए, तो अब तो पता नहीं क्या करना है। सो यू हैव टू अडॉप्ट द चेंजेस, गेट adapted to the environmental changes. Environmental मतलब not only nature but also such things which are changing in the market and the industry. जैसे ई फाइलिंग हो गया, यूज ऑफ रोबोट्स, मतलब क्या? कंप्यूटर का ज्यादा यूज किया जाता है। पहले जहां पर 5 एम्प्लॉइज रिक्रूट किए जाते थे, आज उनके बदले सिर्फ 2 या 3 एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बाकी के 2 एम्प्लॉइज का जो काम है वो कंप्यूटर्स खुद ही कर लेते हैं, राइट? जैसे टैली इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, पहले बहुत सारी चीजें फिजिकली करनी पड़ती थी,
आज आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, बाकी सारी चीजें वो टैली का सॉफ्टवेयर खुद ही आपको बना के देगा। बैलेंस शीट से लेके पीएनएल से लेके सो मेनी स्टॉक इन्वेंट्री वाले जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो रिपोर्ट जनरेशन किए जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, वो पहले खुद से बनाया जाता था। आज सॉफ्टवेयर खुद से आपको बना के देते हैं, जस्ट आपको डेटा एंटर करना पड़ता है, राइट? तो पहले 5 की जगह सिर्फ आज 2 एम्प्लॉइज की जरूरत है। व्हाई? बिकॉज वो 3 एम्प्लॉइज का काम कंप्यूटर्स खुद से ही करके देते हैं। ओके, सो यू हैव टू अडेप्ट द चेंजेस। पॉइंट नंबर 6 देखो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, ये अगेन वेरी रिपीटेटिव पॉइंट है। रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, यूज इट जुडिशियसली। देखो क्या लिखा है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टम्स are developed to avoid wastages, duplication of efforts, etc. Resources like men, machine, material, money, use it in the maximum possible way. तो यहाँ पर resources के नाम दिए हैं, right from men to machine to materials and to money. इनको effectively utilize करो. Why? So that wastage ना हो. ठीक है, सिंपल 2 sentences भी लिखोगे तो खत्म हो जाएगा point. Next, create team spirit. इसमें देखो, direction focuses on motivating the subordinates for group efforts, right? Group efforts जहां पर आ गए, वहां पर आपको क्या समझना चाहिए? The word leadership and team work, right? Group efforts are teams or team spirit, देखो वही दिया हुआ है, और team spirit plays a vital role in the success of organization. Therefore, managers as directors play a very important role. Why do they play a very important role? जहां पर टीम वर्क की बात आती है, जहां पर ग्रुप वर्क की बात आती है, वहां पर हम सिमिलरली पैरेलल लाइंस में हम लीडरशिप की भी बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रोल ऑफ मैनेजर और डायरेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि जहां पर मैनेजर मतलब वो ग्रुप का लीडर हो गया, तो अगेन लीडरशिप विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द टीम वर्क और इन द टीम एफर्ट और इन ग्रुप एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लोर्स capabilities of individuals. ओके, अब आपने इंट्रोडक्शन में ये चीज पढ़ी थी क्या कि एम्प्लॉय का पॉजिटिव आउटलुक, एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय का एटीट्यूड भी टेस्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सिमिलर, क्योंकि आप हर इंडिविजुअल को इवेल्युएट कर रहे हो। देखो, एवरी इंडिविजुअल हैज वेरियस कैपेबिलिटीज इन एडिशन टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशन। मतलब क्या? टुडे आई विल से दैट आई एम एन एडवोकेट, बट उसके साथ साथ आई डू हैव द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, राइट? तो यहाँ पर मेरे फॉर्मल क्वालिफिकेशंस क्या हो गए, दैट आई हैव डन माय ग्रेजुएशन ओके इन लॉ, ठीक है, मेरा एलएलबी कंप्लीट हो चुका है, बट अलोंग विद दैट आई हैव कैपेबिलिटीज ऑफ टीम स्पिरिट, आई एम अ लीडर, राइट? मेरे अंदर एक टीम वर्क वाली क्वालिटी है। तो साथ साथ नॉट ओनली जस्ट आई एम अ advocate or I've completed my LLB, but also I have these additional capabilities. ठीक है, आगे देखो क्या है, direction helps to identify these abilities for best performance. Okay, अच्छा, ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि direction also helps in finding out these qualities? क्योंकि देखो, टॉप लेवल मैनेजर जब एक इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट को डायरेक्शंस इश्यू करेगा, तो वो उसको भी टेस्ट करेगा, राइट? तो उसके साथ ये भी पता चलेगा दैट व्हाट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज बेस्ट एट डूइंग। अगर आज मैंने आपको कुछ डायरेक्शंस इश्यू किए एंड मैं आपको देखती हूँ, मैं आपका एटीट्यूड को टेस्ट करती हूँ और मैं ये फाइंड आउट करती हूँ कि आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटी नहीं है, तो मैं आपको वो वाला काम नहीं दूंगी जहां पर आपको लोगों के साथ काम करना है, राइट? बिकॉज आई डू नॉट सी द लीडर वाली क्वालिटी इन यू और आई डू नॉट सी द टीम वर्क क्वालिटी इन यू, राइट? तो यहाँ पर आप कैसे रिएक्ट करते हो मेरे गाइडेंस नोट्स के इशुएंस पर, दिस ऑल्सो विल आई विल गेट टू नो। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि when the top level issues guidance or directions तो जो बाकी के क्वालिटीज होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, वो भी पता चल जाते हैं, विच विल हेल्प यू फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो मैं आपको आगे से वो वाला काम नहीं दूंगी, मैं आपको वो वाला काम दूंगी जिसमें आप बेस्ट हो। तो आई विल रादर प्रिफर इशूइंग दैट वर्क टू यू जहां पर सिर्फ आपका सिंगल इंडिविजुअल काम है, आपको टीम वर्क के साथ काम नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि मुझे पता चल गया दैट यू डू नॉट हैव दैट क्वालिटी ऑफ टीम स्पिरिट, यू डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ अ लीडर, राइट। तो ये सारी चीजें फिर पता चल जाती हैं ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर कुछ कुछ सब पॉइंट्स बहुत रिपीटेटिव हैं, ठीक है, तो सिर्फ सब हेडिंग्स भी लर्न कर लोगे, एंड इफ यू रीड द कंटेंट 2 to 3 टाइम्स, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट। अब देखो यहाँ पर अगेन दोनों पॉइंट्स रिपीटेड है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, अगर एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो ऑफकोर्स उसका प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा रहेगा। देखो क्या लिखा है, बीइंग अ लीडर, रीड फ्रॉम हियर, being a leader, team spirit is created by the manager as well as proper techniques of supervisions are used. It works positively and results in enhancing efficiency level of the whole organization. ठीक है, तो मैनेजर सबको साथ लेके चलता है, वो सिर्फ अपने अपने काम पर ध्यान ना देके सब पर सुपरविजन रखता है, right? So a manager has to work in two capacities, as a manager also, as an and also as an individual player, right? तो इससे होगा क्या, वो सबको मोटिवेटेड फील करवा रहा है, पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, which will lead to enhancing the growth of the whole organization. ठीक है, and last point, cooperation. Cooperation is necessary for smooth flow, है ना, जितने सारे डिपार्टमेंट्स को जितना ज्यादा काम दिया जाएगा, ओके, उनके सारे काम उनको समझ आते हैं, हर एम्प्लॉय को उसके एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर काम दिया जाता है, सो स्मूथ फ्लो तो होगा, राइट। इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर, दैट इज डायरेक्टर फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड हायर एफिशिएंसी लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ गोल्स। तो अगेन आई विल से, यहाँ पर बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज करके ये पॉइंट आपको सम अप किया है। हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड एफिशिएंसी लेवल leads to attainment of objectives or goals. Last line देखो, directing to subordinates is a basic function that includes building effective work climate through motivation. ठीक है, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। Okay, so I hope you have understood this particular function of direction. इसमें total 10 points हैं। I would suggest learn all the 10 points. Do not filter in your preparation. मैं हमेशा लाइन कहती हूँ, फिर वो 11th स्टैंडर्ड हो, 12th स्टैंडर्ड हो या सीए फाउंडेशन हो, जब आप पढ़ रहे हो ना तो सब कुछ पढ़ो। अगर आप पढ़ते वक्त ही फिल्टर कर लोगे तो एग्जाम में और फिल्टरेशन होगा, राइट। सो लर्न ऑल द 10 पॉइंट्स, क्योंकि हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपको एग्जाम में सिर्फ 7 या 8 पॉइंट्स ही लर्न हो। हाँ, अगर आप पढ़ के ही 7-8 पॉइंट जाते हो तो फिर possibility है that again you'll end up to 5 to 6 points, right? So preparation 100% करनी चाहिए, क्योंकि possibility हमेशा होती है कि वहां पर filtration हो, ठीक है। So we are done with direction today. Okay. या that is true. ये सारे points काफी traditional हैं, काफी theoretical हैं, rather than I would say ट्रेडिशनल से भी ज्यादा थियोरेटिकल है, राइट। दे आर नॉट फॉलोड इन एमएसएमई, एसएमई और स्टार्टअप्स, वेरी करेक्ट। सो अब देखो, अगर आर्यन, अगर आप नोटिस करते हो यहाँ पर, इफ यू सी वेरी केयरफुली, आई वुड से ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए ही नहीं है। देखो, स्टाफिंग के सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, एग्जाम्पल बताओ कहाँ दिया हुआ है। ये है ऑर्गेनाइजेशन के सारे पॉइंट्स, ये हैं प्लानिंग के सारे पॉइंट्स। अगर आप देखते हो, पॉइंट्स में सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है, एग्जाम्पल तो है ही नहीं। हर फंक्शन में मीनिंग है, मीनिंग के बाद डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो जाता है। सो इफ यू सी, देयर इज lack of example in this particular chapter. Why? Because this chapter is solely theoretical. इसमें practicality तो है ही नहीं, right? So I would say that do not frame your own examples, क्योंकि examples में frame करने में जाओगे तो again there will be a confusion कि MNC का example लिखना है या हम कोई भी कंपनी का example लिख सकते हैं। So do not fall for examples, at least in this chapter. मैंने आपको
हर इसमें सजेस्ट किया है दैट यू नो फ्रेम योर ओन एग्जांपल्स डू कैरी वैल्यू एंड सो। बट ये चैप्टर में मैं आपको स्पेसिफिकली कहूंगी कि एग्जांपल्स मत लिखो। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट्स और इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ही इतने सारे हैं कि टाइम नहीं मिलेगा। टाइम ना मिलना इज सेकेंडरी, बट आई वुड से इसमें एग्जांपल्स लिखना इज अ कंप्लीट वेस्ट। ठीक है, या मैंने खुद से बोला है आपको कि इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, एग्जांपल्स लिखना है। क्यों? क्योंकि बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं, बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं, उसमें ना कहीं प्रैक्टिकलिटी सेंस करोगे, प्रैक्टिकलिटी फील आएगी। ये चैप्टर में सिर्फ रट्टा, मैं मतलब आई वुड से कि रटना भी है, पर रटना जो रटा हुआ है ना वो बहुत कम टाइम तक ही लर्न होगा। तो थोड़ा थोड़ा लिंकेज करके अगर पढ़ोगे ये वाला चैप्टर तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऑल्सो डू नॉट फिल्टर द पॉइंट्स, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि कंटेंट लर्न करो, मैं आपको फोकस किस पर कर रही हूँ, सब पॉइंट्स लर्न करो, ये मैं आपको फोकस कर रही हूँ। सब पॉइंट सिर्फ पॉइंट्स लर्न करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टाफिंग की अगर मैंने बात निकाल ली, स्टाफिंग में कैसे लर्न करोगे? इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि हम एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं। स्टाफिंग मतलब क्या? रिक्रूटिंग, बिल्ड्स रिलेशनशिप, कॉर्डियल वाला, हेल्प्स एचआर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आपको ये सब पॉइंट्स के जो नाम है ना, ये लर्न करो। इसमें फिल्टर मत करो कि सिर्फ 7 पॉइंट्स या सिर्फ 6 पॉइंट्स। ठीक है, okay, so this chapter is of total 12 marks according to the PDF which is provided, और with options 15 marks है। ठीक है, we have completed organizing, staffing, planning and directing today. अगर आपको ये मैं एक लिंक आज प्रोवाइड कर दूंगी आपको। Yeah, exactly. This is one of the maximum marks carrying chapter. ठीक है, तो as such don't quit anything. मैंने आपको इम्पोर्टेंट वाले मेरे हिसाब से बता दिए। मेरे हिसाब से प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द पास्ट ट्रेंड्स, अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, चलो, आई सी ऑल टुमारो सेम टाइम, वील कंप्लीट दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है,